नमस्कार। आज दो प्रश्न हमारे पास आए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा रचित सेन गुप्ता जी की तरफ से और दूसरा प्रश्न है हमारे पास अरविंद माने जी की तरफ से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रश्न मुझसे पूछा। हम एक एक करके इन दोनों प्रश्न को उठाएंगे और उनका विस्तार में हम इनसे बात करेंगे। रचित सेन गुप्ता जी हमसे पूछते हैं कि आई सी दैट यू आर अ लॉन्ग टर्म विपस्सना प्रैक्टिशनर। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड जाना स्टेट things such as first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana? सो रचित जी, मैं आशा करता हूँ कि आप किसी प्रकार की भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते होंगे, तभी इन स्टेट्स के बारे में आपने मुझसे पूछा है। और हो सकता है कि आप विपस्सना मेडिटेशन ही करते हों। सबसे पहले मैं इस वीडियो में इस चीज़ को तो कवर नहीं करूँगा कि ये जाना स्टेट्स होती क्या क्या हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, उसमें क्या क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जाना स्टेट्स क्या होती हैं तो आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं जाना स्टेट्स के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये वाली जो वीडियो है, इसमें जो आपने पूछा है कि क्या मैंने जाना स्टेट अनुभव करी है, जैसे कि फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, तो इस विषय में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। प्लस मैं ये थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इन स्टेट्स को जब हम रिलेट करते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस से तो होता क्या है। सबसे पहले ये चीज़ जानना बहुत उपयोगी है कि मेडिटेशन और हमारी लाइफ ये दोनों अलग अलग नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है कि जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको हम सहजता से बहुत ही खुशहाली पूर्वक और जिस तरह से निभाना चाहिए उस तरह से निभाते चले जाएं और अपने जीवन से व्याकुलता को हटाते चले जाएं। किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे पास आती चली जाए, हम उसे बहुत सहजता से, बहुत शांत चित्त से उसे टैकल करें विजडम के साथ। तो किसी भी प्रकार की मेडिटेशन हमें यही सिखाती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो जैसे जैसे हम ध्यान लगाते हुए समय हमारा गुजरता है, हम ध्यान लगाते चले जाते हैं, जिस तरह से भी हमें बताया गया उस तरह से हम शुद्ध रूप से उसको अपनाते चले जाते हैं और हमारी जो मेडिटेशन है वो डीप होती चली जाती है। सो डीप मेडिटेशन में कुछ स्टेट्स हमें फील होती हैं, सबको होती हैं, उन्हें जाना स्टेट्स कहा गया है। जाना स्टेट्स में 4 मेजर स्टेट्स होती हैं, ये आप जानते होंगे। और ये चारों ही स्टेट्स हमारी उन कंसंट्रेशन लेवल को, जो हमारे माइंड का कंसंट्रेशन लेवल है, जो एकाग्रता है, उसको जस्टिफाई करती हैं। मेडिटेशन में हम जब बैठते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि अपने चित्त को एकाग्र करना। एकाग्र चित्त के साथ हम बैठे रहते हैं। जितनी हमारा चित्त एकाग्र होता चला जाता है, हम अपने जीवन की उस सूक्ष्म सच्चाइयों को अनुभव करते हैं और उन सूक्ष्म सच्चाइयों के द्वारा ही हम यह जानते हैं कि जिन चीज़ों से हम परेशान हो रहे हैं, जिन परिस्थितियों से परेशान हो रहे हैं, जिन तरीके की कठिनाइयों को हम समझ रहे हैं कि कठिनाइयाँ हैं, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो सब विलुप्त होती चली जाती हैं। क्योंकि हमारी जो विजडम है, जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है, जो हमारा हॉराइजन है, सोचने समझने की शक्ति है, वो बहुत एक्सपैंड होती है। वो तभी होती है जब हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल डीप होता है। इन्हीं कंसंट्रेशन लेवल को हम जस्टिफाई करते हैं, पहला जाना, दूसरा जाना, तीसरा जाना, चौथा जाना, या जो भी उसके फर्दर 4 और 8 कैटेगराइजेशन हम लेकर चल रहे हैं। कोई भी नया साधक जिसने आज तक मेडिटेशन नहीं करी, वो आज ही मेडिटेशन में बैठा है, फर्स्ट टाइम उसने मेडिटेशन करी और उसे आपने कहा कि अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए आप एक शब्द का उच्चारण करते जाएं सपोजिटली, या आप अपने श्वास पे ही ध्यान लगाएं, जिसे हम आनापाना भी कहते हैं। तो जैसे ही वो काम करेगा, 1 क्षण बीता, 2 क्षण बीते, 3 क्षण बीते, कितने भी क्षण बीते, द मोमेंट ही इज सिटिंग इनटू दैट स्टेट, इनटू दैट मेडिटेशन, वो जैसे उस काम में उसने लगा, जैसे उसने करना स्टार्ट किया, तो आप ये समझिए कि इन जो 4 स्टेट्स हैं, इसमें उसने विचरण स्टार्ट कर दिया। वो पहली स्टेट में जंप कर गया, जो फर्स्ट जाना है। तो जो साधक बहुत समय से इन स्टेट्स में या मेडिटेशन करता रहता है, वो इन स्टेट्स में रिवॉल्व होता है,
तो ऑफ कोर्स मैंने सारी स्टेट्स को महसूस किया है, मैं इन सारी स्टेट्स में से गुजरा हूँ। देखिए, इसको इस तरह से ना समझें कि एक स्टेट किसी ने पार कर ली और दूसरी स्टेट पे आ गया या तीसरी स्टेट पे आ गया, चौथी पे आ गया तो बस वो वापस नहीं जाएगा। आप कौन सी पर्टिकुलर स्टेट पे हैं ये निर्भर करता है कि आपके माइंड की इस टाइम कंसंट्रेशन लेवल कितना है, इस समय आपकी चित्त की एकाग्रता कितनी है, आपके मस्तिष्क का, आपका अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण कितना है। तो आपकी चित्त की जितनी एकाग्रता होगी, जितना आपके माइंड का कंसंट्रेशन लेवल होगा, आप उसी स्टेट पर होंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर वक्त ही कॉन्सेंट्रेटेड हों, कभी कम होंगे कभी ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह से जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता है, आप फ्लक्चुएट होते हैं अलग अलग सिचुएशन के अंदर, उसी प्रकार से आप कभी फर्स्ट स्टेट पे जंप करते हैं, कभी सेकंड पे, कभी थर्ड पे, कभी फोर्थ पे, इस तरह से आप इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। इसके बाद जो ये सारी जो एकाग्रता हम करते हैं, अपनी चित्त की जो एकाग्रता हम करते हैं या कॉन्सेंट्रेशन लेवल को डीप करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो जाना अवस्थाएं हैं, तो ये जाना अवस्थाएं हमें मदद करती हैं ये जानने के लिए कि इस वक्त हमारी चित्त की क्या एकाग्रता है, हमारा चित्त कितना स्टेबल है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जो इस चीज़ से गुजरा है वो समझता है, आप गुजरे हैं आप समझेंगे इस चीज़ से, या जब भी आप फ्यूचर में गुजरेंगे आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। जब भी आप इस अवस्थाओं से गुजरते हैं तो इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि आप अपने माइंड को एक बार ये सुनिश्चित करते चलते हैं अपने अंदर ही अंदर कि आप कौन सी स्टेट पर हैं, आपका मन कितना एकाग्र है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? जब हमारा मन एकाग्र होता है, बिल्कुल एकाग्रचित, और मन जो है वो बहुत चंचल है, हल्की सी भी कोई बात हुई, हल्का सा भी कुछ हिला तो एकदम से हिलना स्टार्ट करता है, बहुत हिलना स्टार्ट करता है। जैसे कि आपको याद होगा थर्मामीटर हुआ करता था एक ज़माने का, जिसमें पारा हुआ करता था मरकरी। जब वो थर्मामीटर टूट जाता था और मरकरी को आप हाथ में रखते थे तो उसको कभी हाथ से पकड़ते थे तो देखते थे वो बहुत ज़्यादा मरकरी इधर उधर भागता था, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। मन भी वैसे ही चंचल है। तो मन, जैसे आप किसी भी स्टेट में बैठे हैं, बहुत एकाग्रचित से बैठे हैं, अब माइंड में अगर आपकी ये बात आई कि जरा मैं टटोलूं, मैं कौन सी अवस्था में हूँ, तो ये बात आते ही आपके मन का एकदम से संतुलन बिगड़ ही जाएगा। क्यों? आप शांत चित्त से बैठे हैं। अब या तो आप उसे ढूंढने स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही मन में ये बात आई कि मुझे उस अवस्था को जानना है कि कौन सी मैं स्टेट पर हूँ, कौन सी जानना स्टेट पर हूँ, आपका माइंड का संतुलन बिगड़ गया। और जैसे ही संतुलन बिगड़ा तो आप जिस भी स्टेट पे हैं, जिस भी एकाग्रचित से बैठे हैं, कहाँ नहीं जा सकता, आप अब किस स्टेट पर वापस से जंप कर जाएं, मतलब आप एकाग्रता आप कितनी लूज कर जाएं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कौन सी स्टेट है कौन सी स्टेट नहीं है कोई बात नहीं, उसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिस वक्त आप एकाग्रचित से मेडिटेशन में बैठे हैं, उस टाइम किसी भी प्रकार की स्टेट को, किसी भी प्रकार की डेफिनेशंस को, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपके मन का स्वभाव, आपके मन की स्थिति ये होनी चाहिए कि मैं इस वक्त बैठा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो मन की व्याकुलता को निकालना है, अपने मन को एकाग्रचित करना है, शांत बैठे रहना है, कुछ नहीं सोचना है, बस शांत बैठा हूँ मैं, बस शांत बैठा हूँ, बस बैठा हूँ, जो चल रहा है जो चल रहा है जो चल रहा है जो चल रहा है। मन उसमें समाहित होता चला जाता है, एब्जॉर्ब होता चला जाता है। एब्जॉर्ब होता चाहता है किस चीज़ के अंदर? उस चीज़ के अंदर जिस चीज़ को आपने स्टार्टिंग में लेकर, एक आलम्बन को लेकर, एक तरीके की अवस्था को लेकर आपने अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करी। अभी हम उस बारे में बात करते हैं। तो ये तो हुआ कि हमें किस प्रकार से साधना प्रॉपर्ली करनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि स्टेट्स के चक्कर में हम साधना तो कर ना पाएँ, हर वक्त इन स्टेट्स को ही ज्ञात करने की कोशिश करते हैं ना मन में, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जो भी स्टेट है जो नहीं है वो बात की बात, पहले साधना करनी है, एकाग्रचित करना है। जब साधना से उठेंगे तब देखेंगे हम कौन से स्टेट में थे कौन से में नहीं थे, और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेन एकाग्रता है, इन स्टेट्स की डेफिनेशंस में कुछ नहीं रखा। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जिस समय भी हम अपने मन को एकाग्र करने का कार्य स्टार्ट करते हैं, तो कुछ हिंड्रेंसेस हैं, कुछ
ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी मेडिटेशन में, जो हर एक की मेडिटेशन में होते हैं, जो उसके आगे आते हैं, जो कि गुरुजी हमें बताते हैं कि 5 तरीके के मेन हिंड्रेंसेस होते हैं, रुकावटें होती हैं जो हमारे प्रैक्टिस के आगे आती हैं, जिसमें कि राग, द्वेष, आलस, बेचैनी या शक, डाउट। तो ये तरीके की जितनी भी हमारी हिंड्रेंसेस हैं, ये हमारे मेडिटेशन को हैम्पर करती हैं। ये वाली जितनी भी हिंड्रेंसेस हैं, ये हमारी जो डेली लाइफ है उसको बिगाड़ती हैं। मेडिटेशन हमारे माइंड को इतना स्टेबल करता है, इतना मजबूत करता है कि ये जो हिंड्रेंसेस हैं ये हमारी मेडिटेशन को हैम्पर जब करती हैं और हमारा माइंड मजबूत होता है और इनको हम हराने लगते हैं, तो उसका जो असर है हराने का, वो हमारी डेली प्रैक्टिस पे भी आता है, डेली ज़िंदगी पे भी आता है, डेली लाइफ पे भी आता है। और हम जो सिचुएशंस हैं जिनसे हारते हैं, परेशान होते हैं, उनसे जीतना सीख जाते हैं। राग, द्वेष, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, कुछ अच्छा लगा तो राग जताया, कुछ बुरा लगा तो द्वेष किया, उसी से हमारे मन व्याकुल हो रहा है। आलस आ रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बात करी, उसका लिंक मैं ऊपर दूंगा, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। फिर बेचैनी, अनईजीनेस, अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है, व्याकुलता हो रही है, परेशानी हो रही है, पता नहीं बेचैनी हो रही है, क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हो रही है। मैं टटोल रहा हूँ, बार बार सोच रहा हूँ यार कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है, मन में कुछ दुविधा है। ये भी एक हिंड्रेंसेस है। ये सारी प्रकार की जो परेशानियां हैं, ये हमारी मेडिटेशन प्रैक्टिस पे बहुत बड़ी रुकावटें हैं, बहुत बड़ी एक ऑब्स्टिकल्स है। और पांचवा, 4 की हम बात कर ली, पांचवा सबसे बड़ा डाउट। दिस इज द सुप्रीम हिंड्रेंस आउट ऑफ ऑल दीज 5। डाउट एक ऐसी चीज है जो अच्छी से अच्छी चीज को भी खत्म कर देता है, अच्छे से अच्छे रिश्ते को बिगाड़ देता है। शक, डाउट। तो क्या करने बैठ गए? मेडिटेशन, सांस देख रहे हैं, संवेदना देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या हो रहा है, समय तो नहीं खराब कर रहा मैं, कहीं कर क्या रहा हूं? मन तो मेरा एकाग्र हो ही नहीं रहा, जिस प्रकार से जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें तो मैं रिवॉल्व कर ही नहीं रहा, जिस प्रकार से इनकी डेफिनेशन किताबों में पढ़ रहा हूं वो तो मैं महसूस कर ही नहीं रहा, जैसे मैं गूगल कर रहा हूं और गूगल के विकीपीडिया पे लिखा है वो तो मैं महसूस कर ही नहीं रहा, या किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बैठ के लिख दिया कि ऐसे ऐसे होता है और ये चित्रण बना दिया और रंग बिरंगे उसमें उसे स्केच कर दिया, वो तो सब हो ही नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सब चीज़ें जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये अलग चीज़ है। डाउट जो हमारे अंदर क्रिएट होता है किसी भी कारणवश हुआ हो, ये सब कुछ बहा जाता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। तो उस चीज़ को एक तो अपने अंदर ना आने दें, मेडिटेशन जैसे कर रहे हैं उसको करते रहें। मेडिटेशन जैसे जैसे स्ट्रांग होती है और हमारा मन मजबूत होता है कि इन 5 हिंड्रेंसेस को हमें हराना है, हम हराते हैं, और जैसे जैसे हराते हैं हमारी मेडिटेशन और स्ट्रांग होती है और इसका रिफ्लेक्शन हमारी डेली लाइफ पे आता है। तो ये तो एक बात हुई। अब हम बात करते हैं कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और हमारा मन एकाग्र होता है, तो उस एकाग्र चित्त से जब हम बैठे होते हैं, बहुत ही एकाग्र है, किसी भी आलंबन के प्रति है, श्वास के प्रति हो सकता है, किसी एक मंत्र के प्रति हो सकता है, किसी एक शब्द के प्रति हो सकता है, रूप के प्रति हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, पर मन एकाग्र करने का हम कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम मन को एकाग्र कर रहे हैं और हमारा मन धीरे 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 एकाग्र हो रहा है, उस वक्त कुछ भी हो सकता है, कुछ कसिनाएं मतलब कि कुछ प्रकार की कसिनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कुछ प्रकार की चीज़ें हम अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है, जब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, किसी भी प्रकार का कोई रोशनी नहीं है, कोई उजाला नहीं है, बहुत शांत बैठे हैं, लेकिन हमारी पुतलियों के चारों तरफ हमें कई बार लाइट महसूस होती है, रोशनी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस रोशनी को आप आज से ढूंढना शुरू कर दें कि मुझे तो रोशनी हो ही नहीं रही, या बहुत तेज़ी से आंखें मीचें, बहुत तेज़ी से आंखें मीचेंगे और फिर हल्का सा रिलीज़ करेंगे तो भी आपको हल्की सी लाइट फील होगी। तो कुछ ना करें ये सब, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्रिएट ना करें, जो जैसा है उसे वैसा ही जानें, जो जैसा इस क्षण की सच्चाई उसे वैसे ही माने,
उसी से आगे बढ़ेंगे, उसी से मेडिटेशन स्ट्रांग होगी। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हो सकता है कि इस प्रकार की आपको लाइट एकदम से विजुलाइज हुई, कुछ भी, एनीथिंग, या आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं 7, उनमें से कहीं पे भी एनर्जी सेंटर पे बहुत तेजी से संवेदना इस वक्त महसूस हो रही हो सकता है अगले क्षण वो संवेदना चली जाए, या हो सकता है अगले दिन या कुछ समय बाद आपको किसी और एनर्जी सेंटर पे वो तरीके की जो संवेदनाएं हैं वो अजीब सी आपको फील हो, जो हमारे, जिन्हें हम चक्रा भी कहते हैं। तो कई लोग उन्हें भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। विपश्यना विद्या में किसी भी प्रकार के चक्रा को, सेंसेशंस हैं, चक्रा हैं, ठीक है, होंगे, लेकिन हमारा महत्व उन चक्रा पे फोकस करना नहीं है। क्यों? वो एक एनर्जी सेंटर्स हैं जहाँ पे जो हमारी नर्व सिस्टम है उसका एक जंजाल होता है। जैसे एक सर्वर हब होता है जिसमें कि बहुत सारी तारें निकल रही होती हैं, जॉइंट होता है हब जिससे कि वो सब कनेक्ट होती हैं और बहुत सारी तारें इधर उधर जा रही होती हैं। ऐसी हमारा नर्वस सिस्टम है जिसमें से कि एक हब है जिसमें से नर्व्स निकल रही हैं। ऐसी 7 हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, लेकिन इस पे ध्यान देना इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम विपश्यना करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम या तो श्वास देख रहे हैं या संवेदना देख रहे हैं, उसी के प्रति हम अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं श्वास और संवेदना के प्रति, ये आलम्बन सार्वजनिक है। ये ऐसा है कि हर एक के पास है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो संवेदना और श्वास, इसी के प्रति हम विपश्यना में आगे बढ़ते हैं, तो इसी आलम्बन को लेकर आगे चलते हैं। सो हम किसी भी प्रकार की कसीना के द्वारा मेडिटेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ये कसीना जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब हुआ कि किस एक आलम्बन के द्वारा मैं आगे बढ़ूँ। मतलब मैं किसी शब्द को बार बार बोल सकता हूँ, तो वो मेरा एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क हो गया, जिसके द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं अपने माइंड को एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी मंत्र के द्वारा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं किसी प्रकार की विजुअलाइजेशन के द्वारा आगे बढ़ रहा हूँ, या उस जो एक मुझे लाइट महसूस हो रही है उस लाइट को मैं देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं उन चक्र के द्वारा आगे बढ़ रहा हूँ। लेने देने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो चक्र किसी को फील हो रहे हो, किसी को ना हो रहे हो, तो व्यर्थ की बात हुई। हो सकता है किसी को लाइट दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है, तो वो लाइट ढूंढेगा, या जिसे लाइट दिख रही है उसे लाइट दिख भी रही है, नहीं दिख रही है, कुछ और दिख रहा है, तो वो भ्रमित है। आज लाइट दिख रही है, कल नहीं दिख रही है, तो उसकी मेडिटेशन वीक हो जाएगी। या किसी भी प्रकार का ऐसा आलम्बन जो कि यूनिवर्सल नहीं है, जो कि हर वक्त आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कसीना आपके लिए लाभकारी नहीं है। सो हम जो विपश्यना में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क लेकर चल रहे हैं वो हमारी श्वास है, संवेदना है। बस इन 2 कसीनाओं के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास भी और मेरे पास भी हैं, और इन्हीं के द्वारा क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ हर पल प्रतिपल जुड़ी हुई हैं। चाहे हम मेडिटेशन करें या ना करें, चाहे हम एकाग्रचित हैं या नहीं हैं, हम इन्हें हर वक्त महसूस कर सकते हैं। और क्योंकि ये हर वक्त हमारे साथ हैं, तो हमारी मेडिटेशन हर वक्त स्ट्रांग होती चली जाती है। चित्त को एकाग्र करना है, चित्त की एकाग्रता हमारा परम उद्देश्य है। चित्त को एकाग्र करने के लिए हमारे पास श्वास है या संवेदना है। अब इन दोनों ही आलम्बन को लेकर मैं आगे बढ़ा, और इसी को कहा गया विचार। अब जब ये विचार है, जिसमें कि मैंने कहा श्वास है या संवेदना है, अब जब ये विचार चला, जब इन दोनों के प्रति, इन आलम्बन के प्रति मैं आगे बढ़ा, तो इसमें मेरा मन वितरण करने लगा। वितरण मतलब इसी में समाहित होना स्टार्ट हुआ, इसमें इस पे काम में लग गया। सांस जान रहा है, संवेदना जान रहा है, सांस जान रहा है, संवेदना जान रहा है, उसको कहा गया विचरण। विचार है, विचरण है। ये गुरुजी बहुत अच्छी तरह बताते हैं, जहाँ विचार है उसके बाद विचरण है। अब जब विचरण हुआ, जब मैं संवेदना को जान रहा हूँ, संवेदना को जानते हुए, संवेदना को परखते हुए, उसको देखते हुए, उसको ना अच्छा मान रहा हूँ ना बुरा मान रहा हूँ, सिर्फ जान रहा हूँ कि हाँ संवेदना है और समता में बना हुआ हूँ। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे मैं उसमें विचरण करने लगा, मैंने जाना कि मेरे मन में कुछ एक हलचल सी हुई। कुछ हो सकता है वो अच्छा लगाओ या बुरा लगाओ, कुछ भी लगाओ, मेरे मन में कुछ एक हलचल सी हुई। इसको कहा गया प्रीति। तो ये जो प्रीति है,
ये प्रीति को कहा गया पुलक रोमांच हुआ। पुलक रोमांच मतलब एक अलग प्रकार की कुछ अजीब सी झंझनाहट सी फील हुई पूरे शरीर में। कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, कैसा भी, उसे प्रीति कहा गया। अब वो जो पुलक रोमांच मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर में हो रहा है, मैंने उसे अच्छा माना, उसे सुख कहा गया, और उसे बुरा माना तो उसे दुख कहा गया। तो अच्छा माना, उसे सुख कहा गया। तो अब क्या है, मेरी स्टेज क्या हुई? सबसे पहले क्या था? विचार था। उसके द्वारा क्या हुआ? विचरण स्टार्ट हुआ। विचरण हुआ, विचरण के द्वारा मैंने क्या जाना? प्रीति है मेरे मन में। अब प्रीति है मेरे मन में, प्रीति को मैंने अच्छा माना तो मेरे मन में सुख है। तो अब मेरे मन में क्या है? मेरे मन में विचार है, विचरण है, प्रीति है, सुख है। इन्हें ही कहा गया पहला ध्यान। आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इन्हीं में से कुछ कुछ स्टेजेस हमारी कम होती चली जाती है और हमारा मन एकाग्रचित होता चला जाता है, क्योंकि हम पीछे की कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। अगर इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार में जानना है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं इन स्टेट्स पर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्या मैं इन सब परिस्थितियों से, इन सब स्टेट से गुजरा हूँ, कि यस, मैं गुजरा हूँ और मैं हर वक्त गुजरता हूँ। और जो भी पुराना या नया साधक होगा वो किसी ना किसी स्टेट में ज़रूर विचरण करेगा। सो ये स्टेट्स कोई ऐसी स्टेट्स नहीं होती हैं कि जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको कई कई साल हो गए, उसके बाद आपको इन स्टेट्स को फील करना स्टार्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टेट्स जो होते हैं हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन जिस वक्त भी स्टार्ट करते हैं और उसे स्टार्ट करते हुए नैनो सेकंड पे हमें कुछ भी, हमारे मन में कुछ भी है, कुछ तो करेंगे ना। जब जैसे ही बैठे हैं हम फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में, आँख बंद करके कुछ बैठे हैं, कुछ तो चित्त पे आया ना, वो चित्त, कुछ तो हुआ चित्त पे। तो चित्त पे, हमारे मन पे जो भी हुआ उससे हमारा मन हल्का सा तो एकाग्र हुआ ना। कुछ भी हुआ हो, एकाग्रता तो है। सो इसका मतलब हमने इन्हीं में से किसी स्टेट को जाना है। तो जितनी भी ये जाना स्टेट्स होती हैं, ये स्टेट्स में ज़्यादा उलझने की हमें ज़रूरत नहीं है। मेन हमारा जो उद्देश्य है वो अपनी व्याकुलता को हटाना है। और विपश्यना मेडिटेशन हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान देती है कि उन जाना स्टेट्स को कवर करके पहले विपश्यना किया करते थे। विपश्यना करने के दो प्रकार हैं कि पहले जाना स्टेट्स को जानिए, उसके बाद आप विपश्यना स्टार्ट करें। दूसरा, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम जाना स्टेट्स में पहले पूरा कवर करें, उसके बाद विपश्यना स्टार्ट करें। तो आप पहले अपने मन को एकाग्रचित करें श्वास के थ्रू और संवेदना के थ्रू, और फिर विपश्यना पे तुरंत स्वैप कर जाएं। तो इसी प्रकार से जो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि व्याकुलता को हराना है, व्याकुलता को हटाना है और खुशहाली भरा, सकूनता पूर्वक एक प्यारा सा जीवन जीना है, तो उस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं। सो ये सभी जाना स्टेट्स ध्यान की स्टेट्स हैं, ध्यान की अलग अलग स्टेजेस हैं। और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए विपश्यना विद्या है। विपश्यना विद्या के थ्रू इन सभी स्टेजेस पे महारत हासिल की जा सकती है। और विपश्यना विद्या इन सभी स्टेट्स को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और पर्याप्त है। अगर हम विपश्यना का वैसे ही अध्ययन करते हैं जिस प्रकार से हमें समझाई गई है, उसी प्रकार से हम उसको अपने जीवन में लेके आते हैं और ढालते हैं, जैसे शुद्ध रूप से गुरुजी बता रहे हैं, उसमें कुछ मिश्रित नहीं करते, तो हर प्रकार की जो स्टेट्स हैं इनको हम समझते भी हैं, जानते भी हैं, और यह भी समझते हैं कि इन स्टेट्स में उलझ के कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा उद्देश्य अपनी व्याकुलता को हटाना है और उसको जिस प्रकार से बताया गया है, सांस या संवेदना, उसमें समता भाव से बने रहना है। तो जैसे जैसे हम इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन उतना ही शांतिपूर्वक बनता चला जाता है, क्योंकि विपश्यना के अंदर हम शील, समाधि और प्रज्ञा, इन तीनों का पालन करते हैं। शील, जो शील का पालन कर रहा है, समाधि, जो समाधि को पुष्ट कर रहा है, जो समाधि में बैठ रहा है, और प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा बलवान हो रही है, जिसकी प्रज्ञा पुष्ट हो रही है, वो इंसान इन सभी स्टेट्स को आराम से ज्ञात करता है। क्योंकि चित्त को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले मन के अंदर क्या चल रहा है उसको एकाग्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को स्टेबल करना इंपॉर्टेंट है। मन का स्वभाव है कि बहुत जल्दी कहीं भी भागता है, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी भी प्रकार की कंडीशन में, थॉट में एकदम से बह जाता है, पता नहीं चलता। तो उसको एकाग्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम शील का पालन नहीं करेंगे तब तक हम चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते, क्योंकि 3.5 हाथ की काया के अंदर क्या चल रहा है वही हमारे अंदर की सच्चाई है, वही हमें बनाता है, वही हमें बिगाड़ता है।
और उसी के प्रति हमारा मन एकाग्र होता है। मेरे मन में क्या चल रहा है मैं उसको जान रहा हूँ, वो कहाँ है, मेरे अंदर है। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको मैंने जाना, अब ना उसे अच्छा माना ना बुरा माना, तो मेरे मन का जो हिलना डुलना था वो बंद हो गया और मैं समता से बना रहा, तो मेरा मन और एकाग्रचित होता चला गया, एकाग्रचित होता चला गया। जब तक इंसान शील का पालन नहीं करेगा वो किसी भी प्रकार की स्टेट्स में आगे नहीं बढ़ सकता। शील का पालन सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अगर हम शील का पालन नहीं करते, शील को कहीं ना कहीं भंग करते हैं, तो हम मेडिटेशन में बैठे हैं, एकाग्रचित करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शील पुष्ट नहीं हो रहा, शील का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा। और फिर ध्यान लगाना इंपॉर्टेंट है। ध्यान कैसे लगाना है? ध्यान मतलब मन को एकाग्र करना है। एकाग्र किसी आलंबन के द्वारा, और आलंबन ऐसा हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जिसमें आपको, मुझे या किसी भी इंसान को ऐसा ना फील हो कि नहीं ये जो आलंबन है, ये जो मैं एक वे लेकर चल रहा हूँ, ये जो मैं एक मेडिटेशन करने के लिए जिस चीज़ का मैं सहारा ले रहा हूँ, ये सहारा उसके पास तो है पर मेरे पास नहीं है, या मेरे पास है तो इसके पास नहीं है, या मेरे पास है तो पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी बाड़ेबंदी के अंदर, किसी रिलीजियस माइंड के अंदर फंसा हुआ हूँ। तो इस तरीके का आलंबन हमने सब ने चुना, जो कि आप कुछ भी हो, आप किसी भी प्रकार के इंसान हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, उस आलंबन को ना आपको कोई विरोध होगा ना मुझे कोई विरोध होगा, क्योंकि श्वास में आपको क्या विरोध है या मुझे क्या विरोध है या किसी को क्या विरोध होगा? श्वास है, संवेदना है, ये तो सबके पास कॉमन है और सभी प्यार करते हैं। कौन चाहेगा कि मेरा सांस रुक जाए? तो जो सांस चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको जान रहे हैं। तो आलंबन हमने ऐसा पकड़ा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो इससे ध्यान हमारा पुष्ट हुआ। तो शील पुष्ट हुआ, समाधि पुष्ट हुई। समाधि मतलब ध्यान, शील, समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा में पुष्ट होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि प्रज्ञा में पुष्ट होने का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की संवेदना को, श्वास को, स्थिति को, परिस्थिति को, थॉट को, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी हलन चलन, उसको ना अच्छा मानना ना बुरा मानना, समता से बने रहना, समता समान भाव से बने रहना, बस उसको जानना, हाँ ये है, ऐसा हो रहा है, इस समय की सच्चाई है कि हाँ ये हो रहा है, मेरा श्वास ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है, मेरे अंदर कुछ ऐसी संवेदना हो रही है, हो सकता है बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बुरी हो रही है, बहुत पीड़ादायक हो रही है, बहुत सुखदायक हो रही है, ना उसे अच्छा मानना ना बुरा मानना, और समता से उसे जानना है, बस जानना है। टू बिकम अवेयर, टू बिकम अलर्ट, टू बिकम अलर्ट कि दिस मोमेंट दिस इज हैपनिंग, दैट्स इट। और जब हम इस प्रकार से समता में बने रहते हैं तो हम कहते हैं हमारी प्रज्ञा पुष्ट हो रही है। शील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीनों ही बहुत बलवान तिपाएँ हैं जो गुरुजी कहते हैं। ये 3 पाए हैं हमारे धर्म के। ये जैसे जैसे बलवान होते हैं, हमारा धर्म, हमारा जीवन बलवान होता है, हमारी मेडिटेशन बलवान होती है। कितनी प्रकार की स्टेट्स लगा लो आप, कितनी भी प्रकार की अवस्थाएं गिना ले, उन सब में तब तक हम पुष्ट नहीं हो सकते, स्ट्रांग नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक इन 3 बेसिक चीज़ के अंदर हम स्ट्रांग ना हो जाएं। क्या वो 3 बेसिक चीज़ हैं? शील, समाधि, प्रज्ञा। और विपस्सना हमें यही सिखाती है। जिस वक्त मेडिटेशन में बैठे हैं उस वक्त स्टेट्स को टटोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त मेडिटेशन में बैठे हैं उस वक्त जो काम है बस जानना है, ना अच्छा मानना ना बुरा मानना, समता से बने रहना है, समान रूप से बने रहना है। और यह भी बदल जाता है, यह भी बदल जाएगा, बस यही कर रहे हैं। उस वक्त इन स्टेट्स में नहीं उलझना। क्या देखूं जरा कौन सी स्टेट चल रही है, जरा देखूं कौन सी स्टेट चल रही है। अगर मैं इस चीज़ में उलझ जाऊंगा तो मन का संतुलन खो दूंगा। मन का संतुलन ऐसे होता है जैसे एक रस्सी के ऊपर वो एक नट नहीं होता, वो जो डंडा लेके चलता है ऐसे ऐसे करके, हल्का सा भी कोई विचार आया आपका संतुलन बिगड़ा, और वो संतुलन बिगड़ा, बस वो बिगड़ते बिगड़ते फिर तो आप गिर ही जाएंगे। तो बस शांत चित्त से चलते रहो। कोई स्टेट, कुछ नहीं सोचना, कोई जाना नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है, ना जाना स्टेट है ना माना स्टेट है, कोई स्टेट नहीं है, बस मन की एकाग्रता है, उसमें समाहित होते चले जाओ। डीप एब्जॉर्प्शन इनटू योर मेडिटेटिव स्टेट, दैट्स इट, दैट्स इट। कोई कल्पना नहीं है,
मेरी जो स्टेट है वो मेरी स्टेट है, जो आपकी स्टेट है वो आपकी स्टेट है, जो मेरा अनुभव है, मेरा तजुर्बा है वो मुझे हो रहा है, जो आपको हो रहा है वो आपको हो रहा है, आपको होगा तो आपको होगा। सबकी जर्नी अलग अलग है, सबका तजुर्बा अलग अलग है। और जब हम समता में बने रहते हैं तो किसी भी प्रकार की सिचुएशन जो हमें कैसी भी लग रही है, अच्छी या बुरी, उस प्रकार की सिचुएशन से, उस प्रकार की कंडीशन से जो एक गिरफ्त होती है ना हमारे माइंड के ऊपर, वो छूट जाती है, वो खुल जाती है। एंड वी फील फ्री, वी फील इटर्नली ब्लेस्ड, वेरी हैप्पी। क्योंकि कोई जंजाल नहीं रहता, कोई पकड़ नहीं रहती, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं रहती, बहुत हल्का हल्का लगता है, लाइट लाइट। वो तभी लगता है जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, फील करते हैं। और क्योंकि वो चीज़ की पकड़ हट गई है, वो चीज़ एलिमिनेट हो गई है, वो बिल्कुल हट गई है, वो उसका कोई अब औचित्य नहीं रहा, उस पर्टिकुलर कंडीशन का उसकी कोई रिलेवेंस नहीं रही। एंड वी फील इटर्नल हैप्पीनेस, और हमारा माइंड और कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं हमारा सफ़र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर का, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, बहुत ही माइन्यूट। और हमारा मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो बहुत ही हल्की हल्की सी जो हल्की हल्की सी भी वाइब्रेशंस हैं उनको भी ज्ञात करने लगता है और समता में बने रहता है। सो इसी प्रकार से हम सभी जाना स्टेट्स के अंदर जो भी मेडिटेशन कर रहा है, चाहे पुराना है चाहे नया साधक है, वो इन जाना स्टेट्स में हमेशा रिवॉल्व करता है। पर इन जाना स्टेट्स में उलझ के कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार से भी मेडिटेशन हमें करना है उस प्रकार से हमें करना है, और बाद में देखेंगे कौन सी स्टेट में हम थे, कौन सी में नहीं थे, वो अलग बात है। सो आई रियली विश कि आप बहुत ही शांतिपूर्वक और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। और आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मुझे उसका उत्तर करके बहुत खुशी होगी। मैं आशा करता हूँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया होऊंगा। एक दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें अरविंद माने जी हमसे पूछते हैं, क्या शरीर के अंदर अनेक शरीर होते हैं और ये विपश्यना भी कर रहे हैं? सो थैंक यू अरविंद जी, जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा। मुझे बहुत खुशी है कि विपश्यना कर रहे हैं। विपश्यना करते रहें, बहुत लाभ होगा। यह बहुत अच्छा है कि आपको अनुभव हो रहे हैं, परंतु किसी भी प्रकार के अनुभव के प्रति आसक्ति ना हो पाए। मतलब किसी भी प्रकार का जो आपका तजुर्बा है विपश्यना मेडिटेशन के दौरान, उस स्थिति को ना आप अच्छा मान के चलें ना बुरा मान के चलें, और समता में बने रहें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शुद्ध रूप से विपश्यना को आपको सिखाया गया है, जैसे कि गुरुजी हमें बताते हैं। यही विपश्यना विद्या का सार है और यही चीज़ हमें मुक्ति देती है कि हम समता में बने रहें। विपश्यना विद्या को शुद्ध रूप से जैसे करना है वैसे ही करते रहें, और किसी भी प्रकार की स्थिति के प्रति हमें चिपकाव ना हो। हम ना किसी को बहुत अच्छा माने ना बहुत बुरा माने, और समता में बने रहें, क्योंकि हर चीज़ बदल जाती है। एक शरीर में कितने शरीर हैं या अनगिनत शरीरों से मिलकर एक शरीर बना है, इसमें क्या रखा है? इन चीज़ों में ना उलझें। चाहे एक शरीर है चाहे अनेक शरीर हैं, तो उससे क्या लाभ होगा? यह सब उलझने वाली बातें हैं। हमें तो व्याकुलता का समाधान करना है, अपनी जो इस डिस्टर्बेंस है उसको हटाना है। बस अपने मन को स्थिर बनाए रखें। चाहे एक शरीर है चाहे अनगिनत शरीर हैं, एक शरीर के अंदर बहुत सारे शरीर हैं या बहुत सारे शरीरों से एक शरीर बना है, उससे ये निरर्थक बात है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो इस वक्त ये शरीर महसूस हो रहा है ना, हमें तो इस वक्त ये चित्त महसूस हो रहा है ना, तो उसमें क्या चल रहा है, इस शरीर में क्या चल रहा है जो मुझे महसूस हो रहा है, बस उसे जाने और ना अच्छा माने ना बुरा माने, समता में बने रहे, और इसी से हमारी व्याकुलता दूर होगी, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सो आपका प्रश्न, क्या शरीर के अंदर कई शरीर होते हैं, तो उसका उत्तर सिर्फ इतना है, हमारा चित्त हमारी शारीरिक और मानसिक संरचना करता है और समय के साथ साथ चित्त बदलता है। एक ही समय हमारे चित्त में कई सारी चित्त वृत्तियाँ समाई हुई होती हैं। मतलब एक ही समय हमारे चित्त में कई प्रकार के चित्त, कई प्रकार की चीज़ें चल रही होती हैं, और हर एक प्रकार की चित्त वृत्ति हमारे शरीर में एक नए प्रकार के शरीर का निर्माण करती है, और इसी को कहा गया शरीर के अंदर अनेक शरीर। एक शरीर एक चित्त वृत्ति का प्रोडक्ट हुआ। एक चित्त के अंदर कई सारी चित्तवृत्तियां हैं। जो चित्तवृत्ति इस वक्त उभर के सामने आई, वैसे ही शरीर हमारा सामने आया। जैसे हमारे थॉट होते हैं उसी प्रकार के हमारे एटम्स का निर्माण होता है। एटम्स, जिन मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर हमारा पूरा शरीर बनता है, फिजिकल वर्ल्ड। इसे उस तरह से भी आप जान सकते हैं कि जो हमारा जो शरीर है वो प्रोडक्ट है हमारे थॉट का।
तो जैसे हमारे थॉट चल रहे हैं, जो चित्त चल रहा है, उस चित्त के अंदर कई सारी चित्तवृत्तियाँ चल रही हैं, सब थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। वो जो सब थॉट प्रोसेसेस हैं, उनसे प्रोडक्ट आ रहा है हमारा बॉडी, और बॉडी भी हमारा कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। सो देयर आर सेवरल बॉडीज इनटू वन पर्टिकुलर बॉडी। विपश्यना आप कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर बात है। विपश्यना करते रहें, जैसे बताई गई है वैसे ही करते चले जाएं, और बहुत लाभ आएगा, बहुत बहुत लाभ आएगा, आप जान भी नहीं सकते। ये सब डेफिनेशंस हैं, आप कहीं से भी कुछ सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, आप उससे अपनी प्रैक्टिस से रिलेट करेंगे, फिर उन प्रैक्टिस में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ढालने की कोशिश करेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हमारी हैम्पर होगी। विपश्यना को शुद्ध रूप से वैसे ही करें जैसे कि सिखाई गई है, हमें बहुत लाभ आएंगे। तो इस वक्त सिर्फ विपश्यना को शुद्ध रूप से अपनाए जाएं और करते चले जाएं। मैं आशा करता हूं कि मैं आप दोनों के प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर आप दोनों को कोई और प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।